गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द कैनवस क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के साथ। एंड अब सेकंड पार्ट में हम क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट पार्ट में आपने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ लिया, अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन्स खाते भी हैं हम और उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो हम जानते भी हैं, बट उनके बारे में हम कितना जानते हैं? ठीक है, जो अमीनो एसिड्स हैं, कौन से एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, कौन से अमीनो एसिड्स हमारी बॉडी बना पाती है और कौन से अमीनो एसिड्स हमें डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं। ठीक है, वो सारी सारी चीज़ें, कौन से एसिडिक हैं, कौन से बेसिक है, कौन से न्यूट्रल हैं, क्या उनके ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में हम जानते हैं, क्या उनके रिएक्टिविटीज़ के बारे में हम जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। ठीक है, एंड बायोमोलिक्यूल्स वैसे मुझे भी कोई बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट टॉपिक नहीं रहा है कभी भी, बट इट्स ओनली बिकॉज ऑफ यू दैट मैंने भी ये सब कुछ पढ़ा। एंड यस, इट्स इंटरेस्टिंग, काफ़ी कुछ पता चलता है। बिकॉज जब हम कभी अगर आप अपनी वेलबींग के बारे में सोचो, है ना, कभी भी हम थोड़ा सा सेहत बनाने के बारे में सोचते हैं, अरे यार प्रोटीन पाउडर लेके आते हैं, इस प्रोटीन पाउडर में ऐसे अमीनो एसिड्स हैं, लिखा होता है उसके ऊपर, इट कंटेन्स दीज अमीनो एसिड्स, ऐसा है वैसा है। हम बड़े ना मतलब एकदम हाइप्ड और पम्प्ड अप हो जाते हैं, अरे वाह यार इसमें ये है वो है, विदाउट इवन नोइंग कि यार वो क्या है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो इट्स गुड टू नो अबाउट दीज थिंग्स, बिकॉज कल को आप कभी भी ये वेलबींग के बारे में, हेल्थ के बारे में, है ना, इन चीज़ों के बारे में, अच्छी डाइट के बारे में पढ़ेंगे और आपको इसका नॉलेज होगा, तो यू विल बी लाइक ओ आई नो समथिंग अबाउट दैट। है ना, ऐसा नहीं होगा कि मैं एकदम ब्लैंक हूँ, भैया मेरे को कुछ भी चिपका दो तुम लोग अमीनो एसिड्स के नाम पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आज का थॉट क्या रहेगा? अरे हाँ, मैंने इसमें ऐड नहीं किया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, लेट्स जस्ट एडिट। चलो कोई नहीं, आप ऐसे ही बता देता हूँ आपको डायरेक्टली मैं। तो आज का थॉट हमारा ये है कि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में अगर हम देखें, ठीक है, द लाइफ हैज़ इंटायरली चेंज। जब मुझे अपना बचपन याद आता है तो एक मैं कल कहीं पोस्ट पढ़ रहा था कि अब आम के पेड़ों से जो आम है वो खुद ही गिरने लगे हैं, बिकॉज अब कोई वो बचपन जो था, जो मतलब बच्चे पत्थर मार के आम गिराते थे, ठीक है, एक्साइटेड होते थे जाके, अरे आम गिराए, जाके उठा के लाएंगे, चोरी करते थे जाके दूसरों के बगीचों में या जहाँ पर भी आम के पेड़ मिल जाए, वो बचपन अब कहीं ना मतलब गुम सा हो गया हुआ है। शहरों में तो वो चीज़ बिल्कुल ही टोटल मतलब आइडिया ही नहीं है बच्चों को कि ऐसा भी एक समय होता था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये टेक्नोलॉजी, है ना, ये जो पागलों की जो रेस चली हुई है, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ ये भी, और एक तरह से कहने के पेरेंट्स भी ऐसा चाह रहे हैं आजकल बच्चों से कि यार मैं कि हम क्या ना सिखा दें अपने बच्चे को, मतलब क्या ही ना सिखा दें। हम कोडिंग भी सिखा दें उसको, म्यूजिक क्लासेस भी लगा लें, बेटा तो स्विमिंग भी कर ले, बेटा तो ये भी कर ले, है ना, तो शार्क भी पाल ले घर में, सब कुछ कर ले। तो मतलब आई डोंट नो व्हाई दिस काइंड ऑफ इनसिक्योरिटी इज पनप रही है, ग्रो कर रही है लोगों में, कि हम ऐसा क्या कर दें बच्चे को, क्या ही मतलब ठूंस दें उसके दिमाग में, छोटे से दिमाग में, कि वो अल्ट्रा सक्सेसफुल हो जाए, है ना, या वो सिक्योर हो जाए जिंदगी में। रादर हम कभी ये नहीं सोचते कि क्या उसको थोड़ा सा जीने दें, थोड़ा सा खुद ही चीज़ों को समझने का मौका दें, रादर देन कि हम उसके छोटे से दिमाग में चीज़ें फीड करते जाएं, फीड करते जाएं। क्यों ना उसकी क्रिएटिविटी को ग्रो करने का मौका दिया जाए। वो जो सीखना चाहता है थोड़ा उसके उससे भी सुने, है ना, थोड़ी उसकी भी बात करें, उससे डिस्कस करें क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहा है, कभी बैठे उसके साथ बात करें। तो आई थिंक दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए भी। बिकॉज मुझे पता है कि कोई भी कोर्स, कोई भी डिप्लोमा, कोई भी क्वालिफिकेशन इज नॉट गोइंग टू मेक यू सक्सेसफुल। बिकॉज अगर सक्सेस एक रेसिपी होती तो बेटा वो हर घर के रसोई में पक रही होती। ठीक है, सुबह सुबह तुम्हारा जो मम्मी मतलब ब्रेकफास्ट देते हैं ना, उसमें थोड़ा सा ये बेटा ये सक्सेस का आज का डोज है तुम्हारा, ये भी खा लो साथ में, है ना, बटर लगाया मैंने, जैम भी लगाया हुआ है, ये खा लो। तो वैसा नहीं होता। तो इसे सक्सेस कब आती है? when you are able to connect with yourself, you are at ease with yourself। जो आप जो कर रहे हो आप उसमें बहुत खुश हो, बहुत आपको मजा आ रहा है, आप कुछ नया करना चाह रहे हो, आप दुनिया को कुछ नया देना चाह रहे हो, यू वॉन्ट टू शेयर योर आइडियाज, योर पर्सपेक्टिव विद द वर्ल्ड। ठीक है, उससे एक नई चीज निकल के आती है, एक नया प्रोडक्ट, एक नई सर्विस, एक नया आइडिया निकल के आता है, एंड दैट इज व्हाट विल चेंज एवरीथिंग फॉर यू एंड फॉर दोज अराउंड यू। ओके, तो इसीलिए इस पागलों की दौड़ में मत भागना कि मैं सब कुछ ही कर लूं, बिकॉज एवरीबडी इज डूइंग दैट।
and everybody is not going to be successful. So you have to separate yourself from the everybody and then look at life from a very neutral perspective कि ओके, जिंदगी मुझे डे टू डे क्या सिखा रही है, क्या मैंने अब तक किया, क्या मैंने सोचा था कि हो जाएगा, है ना। आप कुछ एक्शन करते हैं जिंदगी में, कुछ बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं ये सोच के कि मे बी दिस पर्टिकुलर एफर्ट इज गोइंग टू गिव मी दिस पर्टिकुलर थिंग, और ये पर्टिकुलर चेंजेस आएंगे मेरी जिंदगी में आफ्टर दिस, बट ऐसा होता नहीं है, राइट। यस, लर्न फ्रॉम दैट कि लाइफ इज नॉट समथिंग दैट कैन बी प्लान्ड। एक बहुत प्यारी सेइंग है जो मुझे हमेशा से बहुत बहुत पसंद रही है, बहुत ज़्यादा। लाइफ इज वॉट हैपन्स वेन यू बिजी मेकिंग प्लान्स। ये हमारी प्लानिंग चलती रहती है, पीछे से जिंदगी निकल जाती है ना। ये बहुत ही प्यारी सेइंग है कि लाइफ इज वॉट हैपन्स वेन यू आर बिजी मेकिंग प्लान्स। लेट्स पॉज द प्लान्स फॉर अ मोमेंट एंड सी लाइफ द वे इट इज, ठीक है। सी इट अनफोल्डिंग अनदर पेज, है ना। धीरे धीरे एक और मोड़, एक मोड़, एक मोड़, एक मोड़ कर करके ज़िंदगी की जो जर्नी है, जो सफ़र है, ये चलता है। और एक नए मोड़ पे कभी नए लोग मिलते हैं, कभी नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कभी नई मेमोरीज मिलती हैं, कभी नए लेसन्स मिलते हैं, कभी डंडे भी पड़ते हैं, राइट। तो ज़िंदगी आपको हर नए मोड़ में ना कुछ सरप्राइज के साथ तैयार बैठी है, एंड यू कैन नेवर गेस व्हाट दैट सरप्राइज इज गोइंग टू बी। तो बी लविंग, बी काइंड, बी जेंटल विद एवरीवन अराउंड यू, एंड यू विल फाइंड ऑल द गुड थिंग्स इन लाइफ, ठीक है। लाइफ इज ऑल, मतलब आप दुनिया को कैसे ट्रीट करते हो, दुनिया आपको वैसे ट्रीट करती है। टू बी अ बेटर पर्सन, ठीक है। चलिए, एंड बी अ बेटर पर्सन एंड पढ़िए बायोमोलिक्यूल्स। और चलिए प्रोटीन के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बहुत ज्ञान हो गया अभी, ओके। सो इस पानी की बॉटल को यहाँ से हटा दिया जाए। अरे, तो मज़े की बात ये है कि जो हमारा आई का पैड है, ओह सॉरी, कनेक्टर तो कनेक्ट ही नहीं किया, तार लगा ही नहीं है, तो आईपैड कैसे कनेक्ट हो जाएगा, है ना। ज़रा, अरे आ गया, आ गया, वाह क्या बात है। मैं सोचूं, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब ये तो मेरे साथ पोपट हो गया। चलिए देखिए, तो प्रोटीन्स की बात करते हैं। तो प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम। यस, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स। क्यों? क्योंकि लिविंग सिस्टम में आप जो भी देखते हो यार, दैट उसमें बहुत बड़ा जो पार्ट है वो प्रोटीन्स का है ना। हमारी बॉडी में आपको पता है कि सेहत बनानी है ना, मसल्स बनाने हैं, तो प्रोटीन चाहिए आपको, राइट। नाउ द चीफ सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट एटसेट्रा। एंड ऑब्वियसली यू नो दिस, आपको पता है कि यार प्रोटीन वाली डाइट क्या क्या है। नाउ दे अकर इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फॉर्म द फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइफ। Muscles, they are also required for growth and maintenance of the body. And the word protein is derived from the Greek word proteos, which means primary or of a prime importance. ठीक है, चलिए ये तो बात होगी कहानी। मजे की बात, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये, ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। सारे सारे प्रोटीन क्या है बच्चे? पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स। मतलब अल्फा अमीनो एसिड्स के मल्टीपल यूनिट्स जुड़ के एक लंबी सी चेन बनाएंगे, दैट पॉलीमर विल बी कॉल्ड अ प्रोटीन। तो अमीनो एसिड्स है, जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं, ये क्या हैं? क्या ये एक ही तरह के हैं या ये मल्टीपल टाइप्स के हैं? ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम। तो देखिए, ऑफ द फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, लिपिड्स आ गया, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड द प्रोटीन्स। प्रोटीन्स हैव द वाइडेस्ट एरे ऑफ फंक्शंस। मतलब बॉडी में इनके जो फंक्शनैलिटी है वो सबसे ज्यादा वाइड है। कार्बोहाइड्रेट का काम तो देखो सिंपल एनर्जी सप्लाई करना होता है, बट प्रोटीन सर्व अ लॉट ऑफ फंक्शंस इन द बॉडी, लाइक केराटिन एंड कोलेजन फॉर एग्जांपल आर पार्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। बाल हमारे केराटिन बोलते हैं ना, ऐड आती है ना टीवी में, ये लगा लीजिए इससे आपके बाल, मतलब हेयर फॉल रुक जाएगा, अब नए बाल आ जाएंगे, ये होगा, इसमें केराटिन है, इसमें ये है, वो है, राइट। तो दीज आर द प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ओके। तो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं, राइट, that form long insoluble fibers giving strength and support to tissues. हेयर की बात कर लीजिए, हॉर्न्स, जो आपके सींग तो नहीं है बट ठीक है, और बाकी एनिमल्स उनके सींग भी होते हैं, तो हॉर्न्स, वहां पे भी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स लगते हैं। hooves, the fingernails are all made up of keratin, ठीक है। the collagen is found in bone, connective tissues, tendons and cartilage.
ठीक है। अब देखो ये सारे टर्म्स जो है ना मैं एक एक करके बेटा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, गूगल खोल लो, ओके, उसमें इमेज के साथ दिख जाएगा तुम लोगों को कि व्हाट इज टेंडन्स, व्हाट इज कार्टिलेज, है ना, कनेक्टिंग टिश्यूज, थोड़ा बहुत बेसिक आपने बायो तो पहले पढ़ भी रखा हुआ है। नाउ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटलाइज एंड रेगुलेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेलुलर फंक्शन। तो देखो एक प्रोटीन का पार्ट हो गया स्ट्रक्चरल, जो बॉडी में मतलब स्ट्रक्चरल पार्ट प्ले करते हैं, है ना, जो हमने पढ़ा जैसे केराटिन एंड कोलेजन, ये एग्जांपल हो गए। देन जो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्रॉपर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो जो एंजाइम्स हैं वो भी प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम्स आर द प्रोटीन दैट कैटलाइज एंड रेगुलेट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सेलुलर फंक्शन। मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, देखो नए टाइप के प्रोटीन आ गया, दे ट्रांसपोर्ट स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन्स, वो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। इंसुलिन जो है द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल, ना, शुगर जिनको हो जाती है, शुगर की प्रॉब्लम, तो उनको अगर ज़्यादा सिवियर हो जाए तो इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। तो इंसुलिन क्या है कि अगर बॉडी हमारी प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रही है तो आपको एक्सटर्नली फिर इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन लेना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा सेडेंट्री लाइफस्टाइल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जितना हमारा लाइफस्टाइल सेडेंट्री हो गया हुआ है, ज़्यादातर बैठे रहेंगे, हम बैठ के काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी कम है, एक्सरसाइजेस कम है, राइट, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो सारी चीज़ जब कम हो जाती हैं तो बॉडी का फंक्शनिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है एंड बॉडी स्टॉप्स। बोल रही बॉडी बोलेगी भैया तुम करते ही नहीं हो कुछ, तो मैं वो हार्मोन्स क्यों सिक्रीट करना स्टार्ट करूं, है ना। तुम मेहनत करोगे, एक्टिविटी होगी, तो बॉडी बोलेगी चलो यार इसको हील करने के लिए या इसको सपोर्ट करने के लिए ये वाला हार्मोन्स सिक्रीट करना जरूरी है। अब तुम वो काम ही नहीं करोगे तो कैसे होगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए एक्टिव लाइफस्टाइल, ठीक है। नाउ तो इंसुलिन इज द हार्मोन दैट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। Fibrinogen and thrombin which form blood clots and hemoglobin which transports oxygen from the lungs to tissue all are proteins। पता लग गया, चलो अच्छी बात है, मेरे को भी लग गया पता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो एसिड्स। तो देखिए अमीनो एसिड्स में ये तो क्लियर है बात यार, अमीनो ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही होगा और एक एसिडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होगा। अमीनो आपका मतलब NH2 ग्रुप जो हो गया, और एसिड जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एसिड बोलते हैं, जो मेरे सिर के पीछे चला गया वो, ठीक है। तो अमीनो एसिड में ये दोनों ग्रुप प्रेजेंट होंगे, NH2 वाला ग्रुप भी होगा और कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप भी होगा, तो नाम से ही समझ आ रहा है। तो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैव एन अमीनो ग्रुप NH2 बॉन्डेड टू द अल्फा कार्बन ऑफ अ कार्बोक्सी ग्रुप, है, दोनों प्रेजेंट है, सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स, राइट। ऑल प्रोटीन्स, ये अल्फा अमीनो एसिड्स के मल्टीपल यूनिट्स जुड़ते चले जाते हैं, एक लॉन्ग चेन बनती है, दैट पॉलीमर इज कॉल्ड प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन है, जब अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते हैं तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनेगा ना, दो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ेंगे तो वो जो जोड़ने वाला बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। तो ऑल प्रोटीन्स आर एक्चुअली पॉलीअमाइड्स फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग अमीनो एसिड्स टुगेदर। देखिए तो अल्फा अमीनो एसिड ये आपका आ गया, यहां पर आप देख पा रहे हैं ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है और अल्फा पोजीशन पे ये NH2 लगा हुआ है, बाकी ये एक H है और ये एक R है। अब ये R क्या है, अब ये R बेटा कुछ भी हो सकता है, इस R को मैं बदलता चला जाऊंगा तो मेरे पास अलग अलग वैरायटी के अमीनो एसिड्स बनते चले जाएंगे। ये R आपका H भी हो सकता है, ये आपका मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, ठीक है। तो चेंजिंग दिस R ग्रुप आई कैन गेट डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ठीक है। और अब जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो देखिए क्या आ रहा है यहाँ पे, ये जो आपका पोर्शन है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, देखिए किस तरह का है। तो R अल्फा कार्बन, फिर साथ में CO, अब ये जो OH था, ठीक है, यहां से OH आएगा, अगले वाले मॉलिक्यूल का H आएगा, ये वाटर निकल जाएगा NH और इस आगे चेन होगी तो ये वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक की तरफ से OH और दूसरे वाले एंड से जो NH2 है उसका H, वाटर निकलेगा और वो जुड़ेंगे, ठीक है। तो देखो कार्बोक्सिल वाला जो ग्रुप था वो दूसरे के नाइट्रोजन के साथ जुड़ रहा है, ये वाला बॉन्ड अगर आप देखेंगे ना तो ये जो CO है ये तो कार्बोक्सिलिक वाला एंड था और ये जो नाइट्रोजन है ये दूसरे अमीनो एसिड का बिगिनिंग थी। तो ऐसे इसको ड्रॉ कर सकते हैं आप, ये COOH और यहां से H NH, ये R फिर CO, है ना, इस तरह से। तो मैं सिर्फ दो को जोड़ के बता रहा हूं आपको यहाँ पे। तो ये वाला आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बीच में से, ये वाला वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, तो ये CO और N आपस में जुड़ गए, ये वाला। तो दैट इज ये जो रेड कलर के ये बॉन्ड है ना,
ये आपके नए बॉन्ड्स हैं जो दो अमीनो एसिड्स को जोड़ रहे हैं, और इस तरह से चेन बनती चली जाएगी। तो ये जो छोटी सी चेन है, ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल का छोटा सा पोर्शन यहां पर दिखाया गया है। राइट, अच्छा लगा ना? तो कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए, तो अमीनो एसिड, द 20 अमीनो एसिड दैट अकर नेचुरली इन द प्रोटीन्स डिफर इन द आइडेंटिटी ऑफ द आर ग्रुप। जो आपको मैं बोल रहा था कि आर ग्रुप को हम चेंज करते जाएंगे तो वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स। एंड टोटली बच्चे हमारे पास कितने अमीनो एसिड्स आते हैं? 20 अमीनो एसिड दैट अकर नेचुरली, ठीक है, इन प्रोटीन्स। समझे? तो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स कितने हैं? 20। उनमें डिफरेंस क्या होगा? ये आर ग्रुप डिफरेंट होता चला जाएगा। ठीक है, जो अल्फा ग्रुप पे अल्फा कार्बन के ऊपर लगा आपका, द आर ग्रुप इज कॉल्ड द साइड चेन ऑफ द अमीनो एसिड। ये भी पता होना चाहिए आपको, इसको साइड चेन कहते हैं। द अमीनो एसिड विद एन एडिशनल कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तो था, उसके अलावा एक और हो जाए तो वो एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एसिडिक वाला जो पार्ट है वो डोमिनेट कर गया। क्योंकि नॉर्मल अमीनो एसिड में एसिडिक ग्रुप भी होता है और एक बेसिक ग्रुप भी होता है, तो ये दोनों मिलकर एक दूसरे के इफेक्ट को लगभग न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो नॉर्मल अमीनो एसिड एक तरह का न्यूट्रल होता है, पर अगर एक से ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड लगे हों तो वो एसिडिक अमीनो होगा। और अगर एक से ज्यादा नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स लगे, मतलब अमीन ग्रुप्स लगे हुए हैं, है ना, दोज विद एडिशनल बेसिक नाइट्रोजन एटम इन द साइड चेन आर कॉल्ड बेसिक अमीनो एसिड्स। ओके, समझ आ गया? तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप अगर एक से ज्यादा होंगे तो एसिडिक अमीनो एसिड, और अगर नाइट्रोजन वाले ग्रुप एक से ज्यादा होंगे तो आपके पास बेसिक अमीनो एसिड, और बाकी सारे सारे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं। राइट, दैट इज क्लियर। चलिए, बेसिक सी इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। नाउ द 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड तुम्हें रटने पड़ेंगे थोड़े बहुत, तो यस, पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, और क्योंकि एनसीईआरटी तो लिस्ट में से कुछ भी पूछ लेती है। ठीक है, देखिए, तो जो न्यूट्रल अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, टोटल 20 की बात करेंगे हम। 20 में से जो न्यूट्रल हैं वो कौन से हैं? देखिए, एलानिन। तो एलानिन में क्या है? सिंपल, ये आपका, अब आप बोलोगे सर ये O नेगेटिव और ये NH3 पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो OH था और ये जो NH2 था, NH2 ने वहां से H पॉजिटिव ले लिया एज अ बेस, है ना, तो ये इस फॉर्म में आ गया आपके पास। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल A या ALA, एलानिन लिखते हैं। देन एस्पेरेजिन, ठीक है, एस्पेरेजिन में देख लो, अब यहाँ पर क्या है, इस साइड भी आपके पास अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, CONH2, और यहाँ पर आपका CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, आ गया आपका एस्पेरेजिन। देन सिस्टीन, ये आ गया, फिनाइल एलानिन, प्रोलीन, सीरीन। अब आप बोलेंगे इसको याद करना पड़ेगा, तो बेटा याद तो करने पड़ेंगे ड्रॉ करके। क्यों? क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ऐसा भी हो सकता है वो 4 स्ट्रक्चर्स आपको दे और पूछे कि इनमें से ये पर्टिकुलर कौन सा है। ठीक है, ऐसे मान लो जो प्रोलीन कौन सा है, 4 स्ट्रक्चर आपको दे दिया, अब आपको बताना प्रोलीन कौन सा है। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है ना, किसी तरीके से पूछ सकता है। मे बी किसी स्ट्रक्चर में यही पूछ ले, इसमें नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताओ, बोल दिया कि फिनाइल एलानिन में नंबर ऑफ कायरल सेंटर बताइए। तो अगर आपको स्ट्रक्चर पता होगा तभी आप नंबर ऑफ कायरल सेंटर बता पाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। आई थिंक क्लोरमफेनिकोल में कितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर, कुछ ऐसा कुछ पूछा गया था। तो क्लोरमफेनिकोल का स्ट्रक्चर जिस बच्चे को पता होगा, प्रैक्टिस किया होगा, वही बता पाएगा। तो ये वाला पार्ट तो आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करके ही आएगा। ठीक है, देन ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, ठीक है, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोसिन, सॉरी टायरोसिन, वेलिन। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। देन एसिडिक में देखो, एसिडिक में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 हैं। ओके, और बेसिक तो एसिडिक वाले कितने से 2 हैं, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। ये आप याद कर सकते हो कि एसिडिक कौन कौन से हैं, एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक, और जो बेसिक हैं दैट इज अर्जिनिन, हिस्टिडीन, लाइसिन। आई थिंक ये हिस्टिडीन लाइसिन तो काफी वर्ड आपने सुना भी होता है ना? तो यहां पर क्या है, जो आपके नाइट्रोजन वाले ग्रुप्स हैं वो रिलेटिवली एक से ज्यादा हैं, इसलिए ओवरऑल दे आर बेसिक अमीनो एसिड। तो 20 आपके पास नेचुरली अकरिंग है, जिनमें से 15 न्यूट्रल हैं, 3 आपके पास बेसिक हैं, और 2 हमारे पास एसिडिक अमीनो एसिड्स हैं। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स, द अमीनो एसिड व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। क्योंकि जो बॉडी में ही सिंथेसाइज हो जाएंगे, मतलब आपको टेंशन नहीं लेनी है कि मेरे को डाइट के थ्रू ये अमीनो एसिड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ना, कोई टेंशन नहीं है, वो बॉडी अपना काम कर रही है, बना रही है, तो वो नॉन एसेंशियल है। बट जो बॉडी नहीं सिंथेसाइज कर पाती है वो आपको डाइट के थ्रू लेने पड़ते हैं, तो दे आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड्स।
ठीक है। तो ऑन द अदर हैंड दोज विच कैनॉट बी सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड मस्ट बी ऑब्टेन्ड थ्रू डाइट आर नोन एज एसेंशियल अमीनो एसिड्स। समझे? नाउ अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. These are water soluble, high melting solids and behave like salts rather than simple amino or carboxylic acid. क्योंकि simple amines, carboxylic acid उतने ज़्यादा soluble नहीं होते, पर क्योंकि इन अमीनो एसिड में एक salt बन जाता नहीं, क्योंकि एसिडिक ग्रुप भी है, बेसिक ग्रुप भी है, तो वो COO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव जैसा बिहेवियर आ जाएगा, तो दे बिहेव मोर लाइक सॉल्ट. तो दैट इज वाई दे आर वाटर सॉल्युबल, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक और NH2 ग्रुप दोनों की वजह से क्या होगा, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो भी काफी स्ट्रांग होगी, H बॉन्डिंग भी वहां पे आराम से हो जाएगी. ठीक है. तो अमीनो एसिड्स आर यूजुअली कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, वाटर सॉल्युबल हैं, हाई मेल्टिंग सॉलिड्स हैं, बिहेव लाइक सॉल्ट्स रादर देन ऑर्डिनरी अमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है. तो ये आपको बता ही दिया मैंने, ये बिहेवियर क्यों है, क्योंकि दोनों ग्रुप है, एसिडिक ग्रुप भी और बेसिक ग्रुप भी है. ठीक है. अब जब हम इस तरह से COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव करके इसको लिखते हैं, तो इस स्ट्रक्चर में एक नेगेटिव सेंटर भी है और एक पॉजिटिव सेंटर भी है. तो इस आयन को ज्विटर आयन कहा जाता है. ज्विटर आयन ये वाला जो है इट इज न्यूट्रल, वन नेगेटिव चार्ज भी है, वन पॉजिटिव चार्ज भी है ना. एक एसिडिक सेंटर भी था, एक बेसिक सेंटर था, दे रिएक्टेड, तो ये आपका अमोनियम कैटायन बन गया, आपका यहाँ पर कार्बोक्सिलेट एनायन बन गया. Except glycine, all other naturally occurring alpha amino acids are optically active. देखिए ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. कहाँ गया हमारा ग्लाइसिन मुन्ना? देखिए, तो ग्लाइसिन इज वेरी सिंपल, मतलब NH2 CH2 COOH, सिंपल. मतलब R ग्रुप इज जस्ट H, कार्बोक्सिल है और अल्फा पे मतलब CH2 पे NH2 लगा हुआ है, दैट्स इट. कोई कायरल सेंटर नहीं है. तो ग्लाइसिन इज वेरी 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 सिंपल, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है. तो ग्लाइसिन को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑल अदर नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि भैया कौन सा अमीनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है. ठीक है, राइट. नाउ दीज एग्जिस्ट बोथ इन D एंड L फॉर्म. कैपिटल DL नॉमेनक्लेचर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में करवाया गया है, राइट. तो उससे भी आप अमीनो एसिड्स को उस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. तो मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव L configuration. That was the important point. Most of them have L configuration. तो कुछ D में भी मिलते हैं. नाउ तो क्लासिफिकेशन में देख लीजिए, ये आपका न्यूट्रल स्ट्रक्चर था, मतलब pH इसका रफली अराउंड 6 है. ठीक है. अब न्यूट्रल फॉर्म में आपका CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव दोनों है, ये ज्विटर आयन आपका बन गया, न्यूट्रल है. अगर हम इंक्रीजिंग pH में क्या है कि अगर हम देखिए pH 10 की तरफ जाते हैं, है ना, तो इंक्रीजिंग pH इस साइड चल रही है. तो अगर हम बेसिक मीडियम की तरफ चलते हैं, तो बेसिक मीडियम में क्या होगा, क्या होगा, ये जो आपका NH3 पॉजिटिव था, ये H पॉजिटिव छोड़ देगा, क्योंकि जो OH नेगेटिव प्रेजेंट होगा वो यहाँ से H पॉजिटिव उठा के इसको NH2 बना देगा, और यहाँ COO नेगेटिव. तो मतलब जो एसिडिक ग्रुप था COOH, उसका तो कार्बोक्सिलेट बन गया, पर जो बेसिक ग्रुप है वो एग्जिस्ट कर रहा है NH2. तो बेसिक मीडियम में या हायर pH में आपका NH2 ग्रुप एग्जिस्ट करेगा और दूसरा ग्रुप आपका COO नेगेटिव होगा. ठीक है. तो ओवरऑल इट विल बी अ नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज, क्योंकि पूरी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है. ओके. अगर आप इसको एसिडिक की तरफ ले जाते हैं, एसिडिक में क्या होगा, ये COO नेगेटिव का बन जाएगा COH, और ये जो NH3 पॉजिटिव है ये ऐसे रहेगा. ठीक है. तो ये ओवरऑल एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बन गया. तो ये है कि डिफरेंट pH वाले मीडियम में ये किस तरह से फॉर्म अपनी चेंज करता है, कहाँ ये न्यूट्रल रहेगा, कहाँ नेगेटिवली चार्ज रहेगा, कहाँ पॉजिटिव चार्ज रहेगा. नाउ तो ये जो pH है जिसपे ये न्यूट्रल रहता है, ठीक है, द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH एट विच अमीनो एसिड एग्जिस्ट प्राइमरीली इन इट्स न्यूट्रल फॉर्म. ठीक है. तो उस pH को कहते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है, PI. ओके. तो ये आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जिस pH पे अमीनो एसिड प्राइमरीली न्यूट्रल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द एवरेज ऑफ pK वैल्यूज ऑफ अल्फा कार्बोक्सिलिक एंड अमीनो पार्ट. मतलब अल्फा कार्बोक्सिलिक का आपको pK वैल्यू पता होना चाहिए, अल्फा अमीनो का आपको pK वैल्यू पता होना चाहिए, इन दोनों का एवरेज आपको कर लेना है, दैट इज योर आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. ठीक है. जैसे एलानिन है तो इसका अल्फा कार्बोक्सिलिक एसिड का pK वैल्यू इतना दिया हुआ है, अमीनो कितना दिया हुआ है, साइड चेन में ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. जो एसिड बेसिक हो तो इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करो, 6.11 आ गया आपका. तो दैट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट. तो याद रहेगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एसिडिक और बेसिक पार्ट्स के
जो पी के वैल्यूज हैं उनका आपको एवरेज लेना है। पॉज। अरे भैया नहीं पूछा, ठीक है, ऐसा मैंने क्या बोल दिया। चलिए, तो ये टेबल आपको दिया है मैंने कि डिफरेंट डिफरेंट अमीनो एसिड्स का आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है। नॉट दैट आपको मेमोराइज कर लेनी है सारी की सारी, बट अगर आपको पीके वैल्यूज दी हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, नाउ द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड्स। तो देखो, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अगर उसमें अल्फा पोजीशन पे मैं NH2 लगा दूं तो बन गया मेरा अमीनो एसिड। तो अल्फा पोजीशन पे मेरे को NH2 ग्रुप कैसे इंसर्ट कर सकता हूं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के थ्रू, क्योंकि NH2 नेगेटिव कैन बी माई न्यूक्लियोफाइल, राइट, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूं तो मैं, तो मेरे पास अगर अल्फा हेलो एसिड है, मतलब अल्फा पोजीशन पे हेलोजन लगी हुई है, वो कैसे लगाते हैं आप, याद है? फॉस्फोरस का ट्रीट कर सकते हो, फॉस्फोरस स्लैश Br2, तो अल्फा ब्रोमिनेशन हो जाती है, याद है? यस। तो यहां पर आपके पास अल्फा ब्रोमिनेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड था, इसको आपने अमोनिया के साथ ट्रीट किया, तो अमोनिया एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ब्रोमाइड को डिस्प्लेस करेगा और अल्फा अमीनो बन गया, तो अमीनो एसिड बन गया आपका यहाँ पे। देन तो अमोनिया लार्ज एक्सेस में ले लोगे यहाँ पर भी हो जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ SN2 उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसकी जो पोजीशन है उसके बगल में थोड़ा सा बड़ा ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, बट चलो ठीक है, फिर भी रिएक्शन हो गया, तो इस NH3 ने इसको रिप्लेस कर दिया। यहाँ पर भी आपका NH2 ग्रुप लग गया, ये आपका वेलिन बन गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, अब ये वाला जो केस है, यहाँ पर ऑलरेडी NHCO3 मतलब अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, और ये एस्टर है और ये एस्टर है। बेटा दोनों एस्टर्स को कैसे हटाया जा सकता है? अगर आप हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो एस्टर का कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा वापस से, ठीक है। और देन ये जो अमाइड है इसका क्या कर सकते हैं हम, इसको भी रिमूव करना पड़ेगा, इसको भी NH2 बनाना पड़ेगा। देखिए, तो फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया यहाँ पे, NaOET में क्या हो जाएगा, OET नेगेटिव जो है एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। कहाँ अटैक कर सकता है? देखिए ये वाली जो पोजीशन है, ठीक है, इस पोजीशन पे हमारे पास एक हाइड्रोजन लगा हुआ है और वो कार्बोक्सिलिक के अल्फा पोजीशन पे है ना, तो यहां पर अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो वो दोनों तरफ रेजोनेंस करके स्टेबलाइज हो सकता है, फाइन, क्योंकि इस तरफ भी नीचे भी कर लेगा ऊपर भी कर लेगा। तो यहां पर एसिडिक हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये OET नेगेटिव यहां से एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। उसके बाद ये जो आपका ग्रुप है इसके ऊपर, तो OET ने क्या किया, यहाँ जो H था इसने इसको निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद यहां पर आ गया नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे अटैक करके ब्रोमाइड को बाहर निकालेगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो ये वाला जो ग्रुप है वो यहां पर अटैच हो जाएगा, ठीक है, ये बन गया आपके पास। फिर उसका हाइड्रोलिसिस कर लो, अमाइड का हाइड्रोलिसिस करने पे क्या बनेगा, NH2, एस्टर का क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और देखो अब इन दोनों पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, और इसको अगर मैं आपको इंटरमीडिएट देखूं तो ये तो आपका NH2 बन गया, यहाँ PH, एंड ये आपका बन गया COH, ये बन गया COH, ठीक है। बेटा अब ये जो दो COH लग गए ना, ये बीटा डाई एसिड हो गए, ठीक है, मतलब ये अगर आपका रेफरेंस पॉइंट आ गया तो ये अल्फा है और ये बीटा है, और बीटा कीटो एसिड पता ना डीकार्बोक्सिलेट कर जाता है इजीली, बीटा कीटो एसिड डीकार्बोक्सिलेट्स अपॉन सिंपल हीटिंग। तो सिंपल हीट करने पे, तो ये क्योंकि दो कार्बोक्सिलिक एसिड बीटा पोजीशन पे आ गए थे, तो स्लाइटली हीट करने पे क्या होगा, ये जो हीट का साइन दिया है यहाँ पे, एक CO2 उड़ जाएगा, तो सिर्फ एक ही COOH बचेगा, फाइन, क्योंकि एसिडिक मीडियम दिया हुआ है। एसिडिक मीडियम में क्योंकि आपने जो हाइड्रोलिसिस करवाया वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस था, जो आप करवा रहे हो दैट इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसलिए जो आपका NH2 ग्रुप है ये NH2 नहीं रहेगा, ये NH3 पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडियम में NH2 तो रह नहीं सकता है ना, बेसिक ग्रुप है वो, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके उसको NH3 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। हाँ, रेड कलर ठीक दिख रहा है, चलो ओके, तो ये एक अच्छा रिएक्शन है। तो इन तरीकों से आप अमीनो एसिड्स बना सकते हैं। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन आपको बता दिएगा कि अमीनो एसिड्स के पॉलीमर्स होते हैं, तो यू हैव ऑलरेडी रेड दैट प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड एंड दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। मैंने कहा ना जो रेड कलर के पीछे बॉन्ड हम देख रहे थे वो पेप्टाइड बॉन्ड उनको कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक का कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और वहां से NH2 का H मिलके पानी निकल जाएगा बीच में से, तो ये रेड वाला जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब दो अमीनो एसिड मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड। अगर तीन मिलके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं
तो ट्राईपेप्टाइड, 4 मिलके बनाते हैं तो टेट्रापेप्टाइड, और मल्टीपल होंगे तो फिर पॉलीपेप्टाइड। इस तरह से चलती कहानी, समझे। तो डाइपेप्टाइड हैज 2 अमीनो एसिड्स ज्वाइंट टुगेदर बाय 1 अमाइड बॉन्ड, ठीक है, या पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, क्लियर है ये। तो डाइपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, करते 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 पॉलीपेप्टाइड। तो जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे आपस में तो उस चेन को बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड, एंड दैट इज कॉल्ड अ प्रोटीन, उससे प्रोटीन बनता है, ठीक है। ये आ गया टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड। तो नाउ व्हेन द नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड इज मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड पॉलीपेप्टाइड। A polypeptide is more than 100 amino acid residues having molecular mass higher than 10,000 atomic mass is called a protein. तो 10 से बड़ी चेन को पॉलीपेप्टाइड बोला, और जब मोर देन 100 अमीनो एसिड्स जुड़ गए हैं तब जाके आपका एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाएगा, ओके। हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प। हाँ, ये बड़ा अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने कि ये बोलना कि एग्जैक्टली कहां तक वो एक पॉलीपेप्टाइड है और कहां से जस्ट वो प्रोटीन, उसको बोलना स्टार्ट कर देंगे, को बड़ा शार्प रूल नहीं है कि बेटा एग्जैक्टली इतने मॉलिक्यूल होंगे तो प्रोटीन बोल देंगे, इससे कम होंगे तो पॉलीपेप्टाइड। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड जो जुड़ रहे हैं आपस में वो भी तो अलग अलग तरह के हैं ना। देयर आर 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ओके। तो कुछ छोटे मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, कुछ बड़े मॉलिक्यूलर मास वाले हैं, राइट। तो किस अमीनो एसिड के कितने यूनिट्स लगने पे एक प्रोटीन बनता है, इसकी एक बड़ी शार्प डेफिनेशन नहीं है। बट ये याद रखना कि लिमिटेड नंबर ऑफ अमीनो एसिड जब जुड़ते हैं तो हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं, 10 से ज़्यादा, और जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं 100 से ज़्यादा जब हो जाते हैं तो उसको प्रोटीन क्लासीफाई कर देते हैं। बट देयर इज नो शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन द टू। नाउ तो पॉलीपेप्टाइड विद फ्यूअर अमीनो एसिड्स आर लाइकली टू बी कॉल्ड प्रोटीन्स इफ दे ऑर्डिनरली हैव अ वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन सच एज इंसुलिन विच कंटेन्स 51 अमीनो एसिड। तो देखो 100 से कम वाला भी है इंसुलिन जिसके पास सिर्फ 51 अमीनो एसिड्स हैं, स्टिल इट इज कॉल्ड प्रोटीन। क्यों? इट हैज अ वेल डिफाइंड कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोटीन, ओके। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। अब देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में अल्फा पे अमीनो और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप दो होते ही हैं। तो CO नेगेटिव ग्रुप ऑफ एलानिन कैन कंबाइन विद NH3 ग्रुप ऑफ सिस्टीन। कैसे? देखिए ये एक अमीनो एसिड आ गया, ये दूसरा अमीनो एसिड आ गया। अब इसका जो कार्बोक्सिलिक था OH था और इसका H था, वो ये निकल के बीच में वाटर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में जुड़ जाते थे, ठीक है। तो ये वाला कार्बन और ये वाली नाइट्रोजन आपस में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे, ये वाला, दैट्स अ पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। तो दो डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड भी जुड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दोनों जुड़ने वाले अमीनो एसिड सेम ही वैरायटी के होने चाहिए। यहाँ एक एलानिन और एक सिस्टीन आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। देन द CO नेगेटिव ऑफ सिस्टीन कैन कंबाइन विद NH3 ग्रुप ऑफ एलानिन। ऐसा भी हो सकता है, देखो अब यहाँ पर एलानिन का कार्बोक्सिलिक उसके NH2 के साथ जुड़ा, और नीचे वाले एग्जांपल में सिस्टीन का कार्बोक्सिलिक दूसरे के NH2 से जुड़ रहा है। दो तरीके से हो गया ना, कि एलानिन के कार्बोक्सिलिक को सिस्टीन के NH2 से जोड़ दिया, या एलानिन के NH2 को सिस्टीन के कार्बोक्सिलिक से जोड़ दिया। तो दो तरीके से आपका बन सकता है, दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग आएंगे। तो पहला वाला देखो स्ट्रक्चर क्या लिखा गया, इसको एलानिन की तरफ से कार्बोक्सिलिक था तो ये एला और आगे सिस। तो समझ आ रहा है कि एलानिन की तरफ से कार्बोक्सिलिक और सिस्टीन का NH2 ग्रुप जुड़ रहे हैं आपस में। बट अगर इसको उल्टा करके लिखते हैं, सिस एला लिखते हैं, तो इसका मतलब वो सिस्टीन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप एलानिन के NH2 ग्रुप के साथ जुड़ रहा है। तो किस तरीके से आप इसको लिखते हो पेप्टाइड बॉन्ड को, उससे पता लगता है कि किसकी तरफ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप आया था और किसकी तरफ से NH2 ग्रुप आया था। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर कि जब आप लिख रहे हैं तो उस लिखने का भी एक पर्टिकुलर मतलब है, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ओके, नाउ देन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। द अमीनो एसिड विद द फ्री अमीनो ग्रुप इज कॉल्ड एन टर्मिनल अमीनो एसिड। मतलब फ्री अमीनो ग्रुप का मतलब है कि NH2 ग्रुप के आगे कोई चेन नहीं गई, ठीक है। तो उसको एन टर्मिनल अमीनो एसिड, मतलब एन पे टर्मिनेट हो गई चेन नाइट्रोजन पे। द अमीनो एसिड विद फ्री कार्बोक्सी ग्रुप इज कॉल्ड C टर्मिनल अमीनो एसिड। तो ये दो टाइप के आपके हैं कि एन टर्मिनल और C टर्मिनल, ठीक है। देन अब टाइप्स क्लासिफिकेशन में, फाइब्रस प्रोटीन्स, जो फाइबर वाले कंपोनेंट्स बनाते हैं बॉडी में, ठीक है। देखिए when the polypeptide chains run parallel and held together by hydrogen and disulfide bonds, then fiber like structure is formed. Polypeptide chains run parallel to each other and are held together by hydrogen and disulfide bonds, ठीक है, तब फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। तो क्या याद रखना है आपको उसमें,
पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल और उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइसल्फाइड बॉन्डिंग। सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, फाइबर जो होते हैं दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, है ना। अब बाल लेके आप पानी में डाल दोगे तो कौन सा बाल, मतलब तुम नहाए और पता लगा अरे सर बाल तो मेरे बाल्टी में घुल गए, है ना, तो ऐसा तो नहीं होता, राइट। तो दीज फाइबर्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो सम कॉमन एग्जांपल्स आर केराटिन जो हेयर में, वूल में, सिल्क में, ठीक है। देन मायोसिन जो मसल्स में प्रेजेंट होता है ना। मायोसिन आपने पढ़ा होगा, ये कुछ जो आपके बॉडी बिल्डिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोटीन वगैरह, उनमें भी लिखा होता है मायोसिन है इसमें, है ना, तो बड़े मतलब मसल्स वगैरह दिखा के। ओके, तो ये आगे फाइब्रस प्रोटीन तो क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड रन पैरेलल। देन ग्लोबुलर प्रोटीन्स, these structure result when the chains of polypeptide coil around to give a spherical shape, गोल गोल घूम के क्वाइलिंग करके स्फेरिकल शेप बनाते हैं, तो तब बनते हैं आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ठीक है। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर लाइक इंसुलिन, एल्बुमिन्स, दे आर एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स। याद करने हैं, सिंपल याद ही करने हैं, ठीक है, अपने को पीएचडी नहीं करनी है इसमें, राइट। अब नेक्स्ट है प्रोटीन का स्ट्रक्चर। तो काम करते हैं, अराउंड 36 मिनट्स और हमारे पास कितनी पार्ट भी बचा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बचा, कर ही लेते हैं, है ना। फिर उसके बाद क्वेश्चन बचे हैं, फिर क्वेश्चंस का होमवर्क देके नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। क्या बोलते हो, ऐसा किया जाए? ऐसा ही करते हैं, है ना? अभी क्वेश्चन देना बेटर रहेगा। देखिए, तो प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन्स कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल्स। प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल, टर्शियरी और क्वाटरनरी लेवल पे आप उसके स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हो और शेप को, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस। मतलब सबसे सिंपल कौन सा लेवल है, प्राइमरी। देखो अब इसमें यार कंफ्यूज होने की बात नहीं सोचना, प्रोटीन स्ट्रक्चर मतलब 4 तरह से यार प्रोटीन आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी उसमें आएगी, मतलब प्रोटीन बन रहा है तो डिफरेंट डिफरेंट जो चेन्स है वो किस किस तरह से घुल मिल के, है ना, टेढ़ी मेढ़ी होके, क्वाइलिंग करके, कैसे करके वो जुड़ रही हैं, उसके बेसिस पे मतलब। तो 4 तरीके से आप उसको 4 लेवल पे डिफाइन करते हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। तो प्राइमरी सबसे सिंपल तरीका होगा, सबसे सिंपलेस्ट है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है। सेकेंडरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, टर्शियरी और ज़्यादा, और क्वाटरनरी और भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो देखिए, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में हैव 1 or more polypeptide chains. Each polypeptide in a protein has amino acid links with each other in a specific sequence. मतलब एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होगा प्राइमरी स्ट्रक्चर के केस में, एंड ईच पॉलीपेप्टाइड इन अ प्रोटीन हैज अमीनो एसिड्स लिंक्ड विद ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस। जैसे पीछे आपको है ना, एला सिस या सिस एला, तो एक सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि तुम किसी भी 2 अमीनो एसिड को पकड़ के कैसे भी करके जोड़ दो, नहीं, देयर इज अ डिफाइंड सीक्वेंस कि किन किन अमीनो एसिड्स को जुड़ना है और किस सीक्वेंस में जुड़ना है, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कि जो अमीनो एसिड दे आर ज्वाइंड इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, एंड इट इज दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज सेड टू बी द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। ये जो सीक्वेंस है यही इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर है। एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, मतलब उस सीक्वेंस में अगर आप कुछ चेंजेस कर देंगे तो एक नया टाइप का प्रोटीन बन जाएगा, फाइन। तो ये प्राइमरी है, सिंपल, या तो एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी या एक से ज्यादा होगी, बट सिंपल, एक स्पेसिफिक तरीके से अमीनो एसिड जुड़ते चले गए। देखिए, रोटेशन अराउंड द अमाइड CN बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड। ये जो अमाइड वाला आपका CN बॉन्ड है ना, ये रेड वाला, इसके अबाउट रोटेशन नहीं करनी है, क्यों? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन एंड द S ट्रांस कन्फर्मेशन इज द मोर स्टेबल अरेंजमेंट। देखो, यहाँ जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो डीलोकलाइज है, जब वो डीलोकलाइज होगा तो ये जो आपका रेड वाला बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और डबल बॉन्ड कैरेक्टर में आपको पता क्या होता है, बॉन्ड रिजिड हो जाता है, उसके बाउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस बॉन्ड के बाउंड सिंगल बॉन्ड समझ के उसका ऐसा मत बोल देना कि इसके बाउंड रोटेट कर देंगे और डिफरेंट डिफरेंट कन्फर्मेशन हम बना लेंगे। तो रोटेशन अराउंड दिस CN बॉन्ड इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, एंड द S ट्रांस कन्फर्मेशन इज द मोर स्टेबल अरेंजमेंट। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, तो ठीक है, दिस S ट्रांस कन्फर्मेशन इज मोर स्टेबल। अगर आप रोटेट करोगे तो ये ग्रुप आमने सामने आ जाएंगे, जिससे रिपल्शन बढ़ेंगे और वो वाली कन्फर्मेशन ज़्यादा स्टेबल नहीं बचेगी। इन ईच पेप्टाइड बॉन्ड द NH एंड कार्बोनिल आर डायरेक्टेड 180 फ्रॉम ईच अदर। देखिए, कार्बोनिल ऊपर की तरफ है और NH नीचे की तरफ है, और ये अरेंजमेंट उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। अगर NH और कार्बोनिल दोनों सेम साइड आगे, पैरेलल आगे, तो वो ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट करेगा, एंड दैट विल नॉट बी अ स्टेबल कन्फर्मेशन, ठीक है। इसलिए ये वाले जो इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जिगजैग वाला,
कार्बोनिल ऊपर की तरफ, NH नीचे की तरफ, है ना, फिर कार्बोनिल। तो दिस एंटी काइंड ऑफ ओरिएंटेशन जो है 180 डिग्री वाली, दिस इज मच स्टेबल। ओके नाउ, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या था, या तो एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में लगे होंगे, और अगर वो सीक्वेंस जो है वही उस सीक्वेंस उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। अगर उस सीक्वेंस में कोई चेंज कर दिया गया तो एक नया प्रोटीन हमारे पास आ जाएगा, और पेप्टाइड बॉन्ड के अबाउट रोटेशन अलाउड नहीं है। देन comes the secondary structure of protein. Secondary structure थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा प्राइमरी से. The secondary structure of protein refers to the shape in which long polypeptide chain can exist. जो long polypeptide chain थी वो कैसे है, लीनियर रही या वो coiling करेगी, क्या हुआ? तो they are found to exist in two different types of structure like alpha helix and beta pleated sheet structure. These structures arise due to the regular folding of the backbone of the polypeptide chain due to hydrogen bonding between carbonyl and NH group of peptide bond. देखो, तो ये वाली स्टेटमेंट है बड़ी इंपॉर्टेंट है. These structures arise मतलब वो हेलिकल फॉर्म में आएगा, ठीक है, या शीट लाइक स्ट्रक्चर, प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर में बनाएगा. तो ये स्ट्रक्चर कैसे आते हैं? ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड. जो पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, वो किस तरीके से फोल्ड हो रही है. अब वो फोल्डिंग डिपेंड करेगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन के बीच में हो रही है, एंड और ये होती किसके बीच में? कार्बोनिल एंड NH ग्रुप. देखो, ये पहला वाला आपका अमीनो एसिड का पार्ट आ गया यहाँ का NH ग्रुप, और दूसरे का कार्बोनिल. तो दूसरे के कार्बोनिल की ऑक्सीजन और पहले के NH का हाइड्रोजन, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है. तो ये इस लॉन्ग चेन में किन किन ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, उससे पता लगेगा कि ये शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा या ये हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा. ठीक है, तो देखो, तो अल्फा हेलिक्स फॉर्म्स when a peptide chain twists into a right handed or clockwise spiral. ठीक है, क्लॉकवाइज स्पाइरल अगर बनाएगा उसको बोलते हैं अल्फा हेलिक्स. एंड बीटा प्लीटेड शीट सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स व्हेन टू और मोर पेप्टाइड चेन्स कॉल्ड स्ट्रैंड्स लाइन अप साइड बाय साइड. मतलब एक चेन थी, बगल में एक और आई, जुड़ गए हाइड्रोजन बॉन्ड से, फिर एक और आई, बगल में जुड़ गए. तो एक दो तीन ऐसे करते 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 एक लीनियर, मतलब नॉट लीनियर, एक 2D स्ट्रक्चर बन जाएगा, शीट लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा. ठीक है, और हेलिकल कब बनेगा? जब एक ही चेन जो वो ट्विस्ट कर जा रही है, ओके, और उनके ग्रुप्स के बीच में H बॉन्डिंग हो जा रही है. क्योंकि जब वो इस तरह से ट्विस्ट करेगा तो ऐसे ऐसे करके ग्रुप के बीच में H बॉन्डिंग होगी, और उसकी वजह से वो उस शेप को रिटेन करेगा. देखो, ये जो आपका हेलिकल शेप है, देखो ये H बॉन्डिंग हो रही है ना. तो H बॉन्डिंग की वजह से ही ऐसी शेप में आ गया. अब ये हेलिकल शेप को तुम तोड़ नहीं सकते या इसको सीधा नहीं कर पाओगे. अगर तुम्हें ये हेलिकल शेप को सीधा करना है तो ये सारे सारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने पड़ेंगे. क्या वो हेलिकल बनाएगा या वो शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, ये डिपेंड करता है कि क्या हो रहा है. तो शीट लाइक स्ट्रक्चर में एक ही चेन ट्विस्ट कर जाती है, राइट हैंडेड हेलिक्स बनाती है अल्फा हेलिक्स, और बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर में एक लाइन या एक जो चेन है उसके पैरेलल एक और चेन आ जाती है, फिर एक और चेन आ जाती है, वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ जाते हैं. जैसे देखिए, ये एक चेन आ गई, दूसरी चेन आ गई, तीसरी चेन आ गई, है ना. तो बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर आ गए. ओके, ये तो इट्स नॉट प्लेन शीट नहीं है, ये प्लीटेड. देखिए, लाइक क्रीज लाइक है ना, बन रहा है ना, बीच में क्रीज जैसी बन रही है बीच में, ये इट्स अ प्लीटेड शीट लाइक स्ट्रक्चर. ओके, तो बीटा प्लीटेड में एक पैरेलल बीटा प्लीटेड है और एक एंटी पैरेलल बीटा प्लीटेड है. ठीक है, इसको पढ़ लेना. दिस इज सिंपल कि किस तरह से दो पेप्टाइड चेन को आपने अरेंज किया है. देन टर्शियरी स्ट्रक्चर थोड़ा और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सेकेंडरी से. प्राइमरी में क्या था, सिंपल एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, एक से ज्यादा हो सकती है और बस सीक्वेंस डिफाइन था. तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ सीक्वेंस बताता है कि किस सीक्वेंस में अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं. सेकेंडरी स्ट्रक्चर बताता है कि सेकेंडरी में बताता है कि शेप कैसी है. ठीक है, वो जिस सीक्वेंस में जुड़े थे, पर वो जो पूरी चेन बनी है वो शेप कैसी ले रही है, क्या वो हेलिकल शेप में आई या वो प्लेटेड शीट लाइक शेप में आई. ठीक है, जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो क्या बताता है? The tertiary structure of proteins represents overall folding of the polypeptide chain. मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्राइमरी टाइप के प्रोटीन अलग होते हैं, सेकेंडरी अलग होते हैं. नहीं नहीं नहीं, एक प्रोटीन में 4 तरह की क्लासिफिकेशन है. प्राइमरी स्ट्रक्चर कि भैया क्या क्या लगा उसमें, है ना. जैसे मान लो आपने कुछ बनाया, ऐसा आप मान लो कोई चीज बना रहे हो, उसमें आप क्या क्या चीज जोड़ के वो चीज बनाई, वो उसका प्राइमरी होगी, है ना, डेफिनेशन. जैसे मान लिया आप सॉस
की बात कर रहे हैं, तो यार सॉस में क्या लगता है, क्या क्या लगता है, अरे यार ये 4 चीज़ें मैंने टमाटर लेके आया, ये लेके आया, वो लेके आया, और ये 4 चीज़ें लेके मैंने बनाई, ठीक है, वो प्राइमरी इंग्रेडिएंट की एक लिस्ट होगी। सेकेंडरी, अब टेक्सचर कैसा देना है, गाढ़ी सॉस होनी चाहिए, कितनी लाल होनी चाहिए, सही, मतलब अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स होंगे ना। तो एक प्रोटीन को डिफाइन करने के लिए 4 लेवल लगते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड बताता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसकी शेप के बारे में बताता है, ठीक है। टर्शियरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट्स ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, दैट इज फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर, कि वो जो हेलिकल थे या प्लेटेड स्ट्रक्चर थे वो फर्दर और कैसे कैसे और टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं वो, है ना। तो इट गिव्स राइज टू 2 मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, ठीक है। फाइब्रस में क्या होता है, दे रन पैरेलल, पॉलीपेप्टाइड चेन पैरेलल रहती हैं। ग्लोबुलर में वो क्वाइलिंग करके स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाती हैं। तो द मेन फोर्सेस व्हिच स्टेबलाइज द 2 डिग्री एंड 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ओके, डाइसल्फाइड लिंकेजेस, वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन बॉन्ड है, ठीक है, सबसे अच्छा वाला इंपॉर्टेंट जो आपका, इवन हम जब डीएनए आरएनए की बात करते हैं वहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर होल्डिंग दैट टुगेदर। नाउ द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक है, ये 2 यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली 4, ठीक है। तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स, some of the proteins are composed of 2 or more polypeptide chains referred to as subunits. The spatial arrangement of these subunits with respect to each other is known as quaternary structure, ठीक है, कि जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन लगी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं, एंड वो स्पेस में किस तरीके से अरेंज्ड हैं। देखो, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिर्फ ये हो गया कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग जो कलर है ना, इसमें जो अलग अलग कलर दिए हुए हैं, ये अलग अलग अमीनो एसिड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये ग्रीन है, फिर यहाँ फिर से ग्रीन आया, फिर से ग्रीन आया, फिर से ग्रीन आया, तो ग्रीन के बीच में और भी बहुत कुछ आया ना, राइट। तो एक पर्टिकुलर तरीके से अलग अलग जुड़े हुए हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया कि यार किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बात करता है कि शेप, कि ये जो चेन है ये हेलिकल है या प्लीटेड है, कैसी है। तो चलो जी, यहाँ पर हेलिकल है, ओके, तो उसने शेप के बारे में बताया उसको। टर्शियरी स्ट्रक्चर की ठीक है, हेलिकल तो है, बट ये हेलिकल भी आगे जाके फिर ट्विस्ट हो जा रही है। देखो, ये हेलिकल जो था ये आगे जाके ऐसी ट्विस्ट हो जा रही है, तो वो और ज्यादा डिटेल में बताता है कि वो जो बेसिक पार्ट हेलिकल हो गया, बट क्या वो हेलिकल भी आगे जाके और ट्विस्टिंग कर रही है, तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर उसके बारे में बात करता है, ठीक है। एंड क्वाटरनरी में क्या होता है, एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसे ये एक चेन आ रही है, ठीक है। अब यहां पे बीच में एक और चेन भी जुड़ी, देखो ये यहां से एक और चेन, राइट। तो मल्टीपल चेन ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। तो सम ऑफ द प्रोटीन्स आर कंपोज ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड रेफर टू एज सब यूनिट्स एंड स्पेशल अरेंजमेंट, कि ये सब यूनिट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में किस तरह से लगे हुए हैं स्पेस में, दैट डिफाइंस द क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ओके। चलिए, तो ये आ गया प्राइमरी स्ट्रक्चर सीक्वेंस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कि या तो हेलिकल होगा या फिर प्लीटेड होगा, और टर्शियरी कि वो फर्दर किस तरह से फोल्डिंग हो रखी है, और क्वाटरनरी कि ये एक टाइप जो है ऐसा एक और सब यूनिट होगा, वो आपस में किस तरह से स्पेस में अरेंज्ड है। फाइन। चलिए, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, दिस इज क्वाइट सिंपल एक्चुअली। तो प्रोटीन फाउंड इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3D स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड अ नेटिव प्रोटीन, ठीक है। कि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो प्रोटीन मिलते हैं, एक पर्टिकुलर 3D स्ट्रक्चर होगा उसका, और एक पर्टिकुलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी, एक फंक्शन होगा उसका बॉडी में, उसको एक नेटिव प्रोटीन बोलते हैं कि हाँ भैया ये यहीं का रहने वाला है, इसका ये पर्टिकुलर पर्पस है, एक काम है इसका बॉडी में, एक फंक्शन है। व्हेन अ प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, है ना, लाइक चेंज इन टेम्परेचर, या उसका केमिकल चेंज कर दिया, कि आपने पीएच में चेंज कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब कर दिए, तोड़ दिए, देन ड्यू टू दिस द ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएंगे, जिनकी वजह से वो हेलिकल शेप को मेंटेन करके रखा है, ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से होता है, पीएच में वेरिएशन की वजह से होता है, किसी और फोर्सेस की वजह से हो सकता है। तो एनीथिंग दैट डिसरप्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन, तो स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो गया तो प्रोटीन वो काम नहीं कर पाएगा जो उसका काम था, तो उसको बोलेंगे डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, वो डीनेचर हो गया, अपनी नेचर उसने छोड़ दी, ठीक है। तो देन इट लूजेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। Now this is called denaturation of protein. During denaturation of 2 degree and 3 degree structure are destroyed.
बट 1 डिग्री स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। क्यों? कि मतलब वो जो कॉइलिंग है वो सब कुछ हो रखी थी, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से हो रखी थी और बाकी फोर्सेज की वजह से हो रखी थी। वो फोर्सेज अगर डिसरप्ट हो जाएंगी तो मे बी वो जो कॉइल वाला स्ट्रक्चर था वो अनकॉइल हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। तो चेन नहीं टूटेगी, पर चेन एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना रही थी, वो सीधा हो जाएगा। समझे? वो जो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बना था वो स्ट्रक्चर टूट के वो सिंपल सीधी चेन में वापस से आ जाएगा। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर डिसरप्ट नहीं होता, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। 1 डिग्री स्ट्रक्चर जो प्राइमरी स्ट्रक्चर दे रिमेन इंटैक्ट। लाइक कोगुलेशन ऑफ एग, ठीक है, एग वाइट जो होता है बॉईल करने पे, कि अंडा रॉ एग तोड़ते हो तो अंदर से कुछ और निकलता है, उसको उबाल देते हो तो अंदर क्या होता है, वो एग वाइट जो बनता है। तो दैट इज रिजल्ट ऑफ व्हाट, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि हीट किया आपने, तो हीट की वजह से क्या थी, जो कॉइलिंग थी, जो स्ट्रक्चर थे वो टूटे और वो इस तरह से बन गया स्ट्रक्चर। तो कोगुलेशन ऑफ एग वाइट जो बनता है ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। अनदर एग्जांपल इज curdling of milk which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in milk। दही का जमना वो भी डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है। ठीक है, तो आगे से दही खाओगे, अंडे खाओगे तो पता होना चाहिए तुमने कैसे कैसे पाप किए हैं प्रोटीन के साथ। ओके, चलिए इंडेक्स क्वेश्चन, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ढूंढ के सॉल्व करो। नेक्स्ट, एंजाइम्स। तो एंजाइम आपको बताया दिया प्रोटीन जो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस करते हैं, लाइक कैटलाइजिंग डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन, बायोलॉजिकल जो भी हमारे अंदर रिएक्शंस एक्टिविटी होती हैं उनको कैटलाइज करते हैं। तो लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, है ना। हमारे जिंदा रहने के लिए हमारी बॉडी में कितना कुछ हो रहा है, वास्ट नंबर ऑफ रिएक्शंस एक्टिविटीज। ठीक है, कोई चीज़ यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होकर जा रही है, वहाँ से कुछ यहाँ आ रहा है, नर्व सिग्नल्स कितने ट्रांसमिट हो रहे हैं, दुनिया भर के रिएक्शंस और एक्टिविटीज, केमिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। ठीक है, और उन सभी में कोऑर्डिनेशन है। मतलब आप सोचते हो कि यार मेरे को अब ये चीज़ लिफ्ट करनी है, ये उठाना है, तो ऐसा क्या हुआ ब्रेन में, ऐसा क्या सिग्नल आया, ये क्या हुआ कि ब्रेन ने हाथ को इस तरह से कमांड किया, या हाथ के वही मसल्स एग्जैक्टली जाके उनको पता है कि एग्जैक्टली कितने दूर जाना है, वहाँ से ये चीज़ लिफ्ट करनी है या ये करना है ना। जो सारी जो फंक्शनिंग है बॉडी की, हाउ इज दैट कंट्रोल्ड। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एवरीथिंग, मसल्स, ब्रेन, आईज, सेंसेस, हर एक सेंसेस के बीच में कोऑर्डिनेशन है। सामने से आती हुई एक बॉल या स्पीड से कुछ चीज़ आपकी तरफ आ रही है और आपको हटना है ताकि आपको हिट ना करे वो, तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ना। आईज डिटेक्ट कर रहे हैं कि कुछ आ रहा है और तेजी से आ रहा है और कितनी जल्दी आपको वहां से हटना है ना, वो सारा सारा कोऑर्डिनेशन, राइट। तो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, काम कर पाते हैं। ठीक है, एन एग्जांपल द डाइजेशन ऑफ फूड, जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ एप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल्स एंड अल्टीमेटली प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, हो रहा है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस एंड ऑल दीज रिएक्शंस अकर इन द बॉडी अंडर वेरी वेरी माइल्ड कंडीशंस। जब वो कंडीशंस डिसरप्ट होती हैं, जैसे हमें फीवर आता है तो बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा है, बॉडी में कुछ अलग चीज़ें हो रही है, उनको फाइट करने के लिए बॉडी अपना टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिसके आप बड़ा अनईजी फील करते हैं, है ना। तो दिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ अ सर्टेन बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स। ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर ग्लोबुलर प्रोटीन। नाउ दिस वाज इंपॉर्टेंट, almost all the enzymes are globular proteins। enzymes are very specific for a particular reaction। इस रिएक्शन को ये एंजाइम कैटलाइज करेगा तो यही करेगा। तुम ये नहीं बोलते इस एंजाइम को, यार तुम अच्छा काम करते हो, कभी वो दूसरे रिएक्शन के साथ भी ट्राई करो, करा थोड़ा उसका भी कैटालिसिस करवाओ, बेचारे को बड़ा स्लो है यार, ऐसा नहीं होगा। एक एंजाइम एक पर्टिकुलर टाइप के रिएक्शन को ही, एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है, दूसरे के साथ कुछ नहीं कर पाएगा वो। ओके, एंड फॉर अ पर्टिकुलर सबस्ट्रेट दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और क्लास ऑफ कंपाउंड, ठीक है, जिनके लिए वो काम करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि द एंजाइम दैट कैटलाइजेस हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोस इनटू ग्लूकोज इज कॉल्ड माल्टेस, क्योंकि माल्टोस के ऊपर काम कर रहा है वो, है ना, उसको हाइड्रोलाइज कर रहा है, तो उसका नाम रख दिया गया माल्टेस। ठीक है, तो समटाइम एंजाइम्स आर आल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन वेयर दे आर यूज्ड। ठीक है, चलो इसका आपको मैं बताता हूँ आगे, हम एक क्लासिफिकेशन भी देखेंगे एंजाइम वाली। किधर गई, उप्स, ऐसा लगता है कि वो क्लासिफिकेशन कहीं कैटलाइज हो गई है। चलो तो तुम्हारा होमवर्क में डाल देते हैं उसको। ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क है लिस्ट ऑफ एंजाइम्स। जी एंजाइम्स की लिस्ट आई थिंक हमने उसमें तो पढ़ी है ना, ये सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ी हुई है। सरफेस केमिस्ट्री में लिस्ट है कौन कौन से एंजाइम किस किस रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। यस, वो आपने रेफर कर लेना, उसको याद कर लेना है। ठीक है, तो एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एंजाइम इज एज।
ओके, नाउ वाइटामिन्स इसको जल्दी से करते, 2-3 पेजेस बचे फिर डन। उसके बाद हमने करने हैं क्वेश्चंस जो आपको अभी मैं दूंगा होमवर्क में और नेक्स्ट लेक्चर में उनको सॉल्व करवाऊंगा। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स इन आवर डाइट, बट उनकी डेफिशिएंसी से हमें कुछ कुछ बीमारियां हो जाती हैं, और ये जो आपके सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये आपके वाइटामिन हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द वाइटामिन कैनॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, और हमें उनको डाइट के थ्रू ही लेना पड़ता है। ठीक है, बट प्लांट्स कैन सिंथेसाइज ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, इसलिए हम क्या खाते हैं, प्लांट्स, हरे पत्ते, हरी सब्जियां, राइट। तो प्लांट्स के थ्रू हमें वो वाइटामिन मिलते हैं, हमारी बॉडी उनको सिंथेसाइज नहीं कर पाती, तो दे आर कंसिडर्ड एज एसेंशियल फूड फैक्टर्स। ठीक है, however the bacteria of the gut can produce some of the vitamins required by us. All the vitamins are generally available in our diet. Different vitamins belong to different chemical classes, तो उनको डिफाइन करना थोड़ा डिफरेंट है, स्ट्रक्चर के बेसिस पे क्या क्या है, बट आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन क्या है, और ABCD की तरह से उनको हम डिफाइन करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें सबसे लास्ट वाला पॉइंट है, एक्सेस ऑफ वाइटामिन इज ऑल्सो हार्मफुल एंड वाइटामिन पिल्स शुड नॉट बी टेकन विदाउट एडवाइस ऑफ डॉक्टर। सबसे इंपॉर्टेंट कहानी इसमें ये है कि अपना इलाज स्वयं ना करें, कि वाइटामिन होने चाहिए उसके चक्कर में ये नहीं कि तुम डिफरेंट डिफरेंट वाइटामिन की दवाइयाँ या गोलियां लेना स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो डेफिशिएंसी हो, डॉक्टर रिकमेंड करे तभी लेनी होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन, ठीक है, ये काम कर लो यार, इसको तो पढ़ लोगे तुम लोग, है ना, क्योंकि बड़ा थ्योरी सा है। आई कैन फील कि तुम लोग थोड़ा बोर हो रहे हो उसको थ्योरी को सुन सुन के। ठीक है, फैट सॉल्युबल वाइटामिन, वाटर सॉल्युबल वाइटामिन। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, नाम से पता लग रहा है फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो फैट में सॉल्युबल है, वाटर सॉल्युबल जो वाटर में सॉल्युबल है। हाँ, इसके एग्जांपल रटने पड़ेंगे कि फैट सॉल्युबल कौन से हैं, ADE के। ठीक है, दे आर स्टोर्ड इन लिवर एंड एडिपोस, एंड वाटर सॉल्युबल लाइक विटामिन C। ठीक है, B ग्रुप वाइटामिन, C ग्रुप वाइटामिन। ठीक है, दे आर ग्रुप टुगेदर। वाटर सॉल्युबल वाइटामिन मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट बिकॉज दे आर रेडिली एक्सिक्यूटेड इन यूरिन एंड कैनॉट बी स्टोर्ड एक्सेप्ट B12। तो वाइटामिन जो फैट सॉल्युबल हैं वो तो स्टोर हो जा रहे हैं एडिपोस में और लीवर में, और जो वाटर सॉल्युबल हैं वो यूरिन के साथ निकल जाएंगे, तो उसका लगातार डेली लेना पड़ता है, इसलिए विटामिन C इंपॉर्टेंट है। इसके लिए बड़ा अच्छा तरीका ये भी है, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए तुम क्या कर सकते हो, रोज सुबह नींबू पानी पियो। ठीक है, हल्के गुनगुने पानी में, और आप नींबू पानी पीजिए सुबह। दैट विल ऑल्सो, आपका जो सुबह का आलस है वो भी चला जाएगा, नींद भी खुल जाएगी, एकदम अच्छे से फ्रेश हो जाओगे, और डेली डोज आपको मिलती रहेगी, जिससे आपकी बॉडी का इम्यूनिटी लेवल कंसिस्टेंटली ग्रो करेगा और मेंटेन होगा, है ना। तो रादर देन के बाहर से कुछ नया लेके आओ, अरे यार ये वाला नया प्रोडक्ट आया, वो प्रोडक्ट आया, वो सब इम्यूनिटी बूस्टर्स आर लाइक आई वॉश। ठीक है, धोखा है वो, मोस्ट ऑफ द चीज़ें वो धोखा है। तो बोलते हैं ना, इसमें बादाम है, इसमें ये है, बादाम का कभी भाव देखो, रेट जाके बाजार में कितने रुपए किलो हैं। अब सोचो जो तुम्हारे को बादाम के साथ दुनिया भर की चीज़ें मिला के दे रहा होगा, वो उसको क्या चार्ज करना चाहिए। तो एक्चुअली जो प्रोडक्ट 1000 रुपये का होना चाहिए वो 200 रुपये का बेच रहे होते हैं। तो वो कर क्या रहे होते हैं, बादाम का ऑयल सारा निकाल लेते हैं, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट था बादाम में उसका ऑयल है, वो पूरा निकाल लेंगे, फिर जो बचा है उसका वो जो चूरा है वो तुम्हारा मिक्स कर करके, इसमें बादाम है, इसमें ये है, उसका तेल तो निकाल चुके हैं, वो भूसा खिला रहे हो तुम लोगों को, और भूसा खा खा के तुम लोग खुश होते रहते हो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना, एनीथिंग दैट इज रियली वैल्यूएबल, प्योर, दैट इज गोइंग टू बी वेरी 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 एक्सपेंसिव। इवन आई वॉज सरप्राइज टू नो, जब मैंने देखा था कि जो प्योर घी है, ठीक है, आई वॉज लिटरली सरप्राइज कि बाजार में तो 500 रुपये का मिल जाता है ना डब्बा, बट अगर आप किसी से प्योर घी बोलो, है ना, गाय का जो अच्छी क्वालिटी की गाय होते हैं स्पेशली, है ना, वो गाय सब जगह नहीं मिलती है, नाम भूल गया उसको मैं, कौन सी टाइप की गाय थी यार वो, ठीक है, उसका जो घी होता है दैट इज अराउंड आई थिंक 1.5 की 2000 रुपये किलो है। उसमें कुछ स्पेशल, हाँ, अमीनो एसिड्स उसमें होते हैं, दिट्स इज वेरी एक्सपेंसिव। फिर लगता है अरे 500 रुपये का जो बेच रहे हैं इसमें क्या क्या होगा, मतलब सीरियसली क्या क्या होगा, आई डोंट नो, इट मे बी, बट क्वालिटी की वेरिएशन होती है। ठीक है, तो इसलिए ये सब इम्यूनिटी बूस्टर्स घर में जो खा रहे हो ना यार, शुद्ध देसी जो तुम्हारे सामने बन रही है चीज़, फ्रेश है ना, प्योरिटी तुम्हें दिख रही है, वही सच है, उसके अलावा सब धोखा है। ठीक है, चलो, तो क्लासिफिकेशन ऑफ वाइटामिन, कौन सा वाइटामिन है, सोर्स इसका क्या है, फंक्शन इसका क्या है, डेफिशिएंसी से क्या होता है,
इसको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको पता हो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है, पता है ना, तो आईज की अच्छी फंक्शनिंग के लिए विटामिन ए चाहिए होता है, ठीक है। तो कैरेट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, लिवर ऑयल, मिल्क, बटर, ठीक है, प्रोमोट्स ग्रोथ एंड विजन एंड इंक्रीजेज रेजिस्टेंट टू डिजीजेस। नाइट ब्लाइंडनेस आपको हो सकती है, ठीक है। और ये डरावना सा जो ये क्या लिखा है, ये हो सकता है आपको, तो इसलिए डर जाओ और ये सारी चीज़ें लेना स्टार्ट कर दो, ठीक है, हरी सब्जियां खाना स्टार्ट कर दो। तो ये यार एक बार रट लो, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट दिम कि ये किससे किससे क्या क्या होता है, इसको पढ़ लो, ये तुम्हें याद होनी चाहिए कि क्या क्या डिजीजेज हो सकते हैं, राइट। देन कम द न्यूक्लिक एसिड्स। देखिए, न्यूक्लिक एसिड्स आर द बायोमोलिक्यूल विच आर फाउंड इन द न्यूक्लियाई ऑफ द लिविंग सेल्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन्स और क्रोमोसोम्स। जो बायो वाले ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे इसमें, मेरा 10th का बायो का बहुत बुरी हालत थी, तो मतलब डोंट एक्सपेक्ट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट फ्रॉम मी, ठीक है। नाउ तो दे आर लॉन्ग चेन पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ऑल्सो नोन एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। काश कोई बायो वाला इसके ऊपर और प्रकाश डाल सकता। चलिए पूछेंगे किसी से, कोई अगर प्रकाश डाल पाए, है ना, नहीं तो फिर टॉर्च लेके मुझे आना पड़ेगा। तो माइल्ड डिग्रेडेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड यील्ड्स मोनोमेरिक यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड, मतलब यार न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं बेसिकली, ठीक है। एंड कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड यील्ड्स क्या क्या मिलता है उससे, हिट्रोलिटिक और सॉरी हिट्रोसाइक्लिक बेस फ्रॉम आइदर द प्यूरिन और पिरिमिडीन फैमिली। मतलब न्यूक्लियोटाइड किससे बने हुए हैं, बेसिकली प्यूरिन या पिरिमिडीन फैमिली के स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। नेगेटिव चार्ज, यस, नेगेटिव कार्बन मोनोसेक्राइड नहीं, व्हाट इज दिस नेगेटिव, अरे 5 कार्बन, यार ये वी रह गया, 5 है ये, दिस इज 5। रुको हम अच्छे से लिखते हैं, पहले इसको ब्लैक करते हैं, फिर इसको वाइट करते हैं, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो 5 कार्बन मोनोसेक्राइड दैट इज आइदर डी राइबोस और 2 डीऑक्सी डी राइबोस और फॉस्फेट आयन। तो ये सब कुछ मिलता है आपको, अगर पूरा तोड़ दोगे एक न्यूक्लियोटाइड को, ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा, एक हिट्रोसाइक्लिक बेस मिलेगा प्यूरिन या पिरिमिडीन फैमिली का, एक 5 कार्बन का मोनोसेक्राइड आपको मिलेगा, ठीक है, एक फॉस्फेट आयन मिलेगा और न्यूक्लिक एसिड्स, मतलब ये 3 चीजें मिलती हैं। न्यूक्लिक एसिड आर ऑफ 2 टाइप्स, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक डीएनए और राइबोन्यूक्लिक आरएनए। डीएनए आरएनए, हाँ ये चीजें हैं, अब लग रहा है कि हाँ कुछ सुना सुना सा है, ठीक है। तो डीएनए और आरएनए दैट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलिए, तो ये रहा डीएनए और ये रहा आरएनए, ठीक है, और हम अपना अपना डीएनए साथ में लेके चले हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इनको थोड़ा सा रट लीजिए, बिकॉज सही बात है यार, इसको रटना मज लाइक दिस इज वाई, मतलब जब मेरे सामने ऑप्शन थी ना 10th के बाद कि नॉन मेडिकल लेना है कि मेडिकल लेना है, तो आई विल टेल यू कि मैंने कैसे चूज किया था। मेरा सिंपल था, ना मैथ पसंद है ना बायो पसंद है, बट जितना बायो ना पसंद है मैथ में चला सकता हूं, ठीक है। तो इट वॉज द डिग्री ऑफ काइंड ऑफ डिस्गस्ट, नहीं यार बायो नहीं यार, ये लंबे लंबे से ये ऊट पटांग से नाम मैं लिटरली नहीं याद कर पाऊंगा, कभी नहीं याद कर पाऊंगा। और आज भी मतलब देखो केमिस्ट्री में जहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा याद करने वाली होती हैं मैं बोलता हूँ समझ लो इसको, याद तुम कर लेना, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ आई डिसाइडेड कि मेरे को नॉन मेडिकल में जाना है। बाकी चलो इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट वैसा नहीं था, थोड़ा ऑटोमोबाइल्स में इंटरेस्ट था, तो इसलिए समझ पा रहे हो ना तुम लोग मेरा दर्द, समझ पा रहे हो, हाँ समझो, थोड़ा सा रिलेट करो उसके साथ। आई नो कि तुम लोग भी वो दर्द तुमने भी झेला हुआ है कहीं ना कहीं, उसको रट लेना। एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड पे ये थोड़ी सी कहानी यार, ये पढ़ लेना, दैट इज ऑल। अब इसके आगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर कितने, 34, 5, 6, 36 तक क्वेश्चन हैं, ये आपको करने हैं, इस शीट में आपको मिल जाएंगे, एंड फिर हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद, फाइनली बायोमोलिक्यूल्स कम हुआ, सालों के बाद फाइनली बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट हुआ। तो कीप शेयरिंग, कीप स्प्रेडिंग द वर्ड अबाउट 10 क्लासेस एंड खुश रहिए। आप खुश हो तो सब कुछ सही है यार, आप खुश नहीं हो तो फिर क्या कर लेना है, राइट, ठीक है। चलिए, बी हैप्पी, बाय।